कक्षा 9 विषय हिंदी पाठक्रम 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इस पाठ के इस दूसरे वीडियो में मैं सतीश पंडित आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला स्वामीनारायण गुरुकुल कण्वा में आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, इस पाठ के प्रथम वीडियो में हमने कवि परिचय प्राप्त किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य जगत में कवि हरिवंश राय बच्चन का नाम बहुत ही मान के साथ लिया जाता है, सम्मान के साथ लिया जाता है और उनका काव्य जो है आज भी काव्य रसिकों के लिए महत्वपूर्ण आनंद देने वाला काव्य बन के रहे हैं। विद्यार्थियों, प्रथम वीडियो में हरिवंश राय बच्चन के बारे में खूब जानकारी प्राप्त की थी। इस पाठ में हम पाठ वांचन के साथ पाठ की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। तो आइए मैं पाठ वांचन के साथ पाठ की समीक्षा प्रस्तुत करता हूँ। हरिवंश राय बच्चन अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। वे बीमार हो गए हैं। हालांकि उनकी पत्नी हर बार जून जुलाई महीने में योगानुयोग हर वर्ष बीमार हो जाती थी, पर इस वर्ष मानो बीमारी हरिवंश राय बच्चन के पास आना चाहती थी। फरवरी मार्च में ही वे बीमार हो गए। लेकिन वे क्या कह रहे हैं बीमारी के बारे में, देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन इस पाठ में जो लिखते हैं, आइए हम वांचन के साथ समझाते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। महात्मा गांधी क्या कहते थे? महात्मा गांधी कहते थे बीमार होना अपराध है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था बीमार होना अपराध है। बीमार होना अपराध है, अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हमें स्वस्थ रखना चाहिए। मैं तो इस तर्क को कुछ और आगे ले गया हूं कि अपराधी को दंड देना ही चाहिए। लेखक कहते हैं कि अपराधी हम हैं यदि हम बीमारी को अपने पास बुला लेते हैं। ज़्यादातर बीमारी ऐसी होती है खुद ब खुद चल के हमारे पास नहीं आती, हम उसे लेकर आते हैं। जैसे कोरोना है, हम मास्क का उपयोग न करें और सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करेंगे, बीमार हो जाएंगे ना, हम खुद बीमारी को लेकर आएंगे। हरिवंश राय बच्चन ने भी बहुत अच्छी बात की है कि अपराधी को दंड देना ही चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती थी, जुखाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर पड़ा न रहता और अपने काम किया करता था। कि बीमारी में कुछ लोग बस खाट में लेट जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। हालांकि अभी जो कोरोना बीमारी उस प्रकार की है, लेकिन बाकी बीमारियों में ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा घूमना फिरना भी चाहिए जिससे वातावरण आपको लाभ दे जाए। मुझे भर बुट्ट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों की जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। देखो, वे कवि हैं, साहित्यकार है, लेकिन उन्हें ट्यूशनों में भी जाना पड़ता है क्योंकि आमदनी बहुत कम थी उनकी। जरा कल्पना करो कि इस वक्त सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिताजी को भी जीवन में कितना स्ट्रगल करना पड़ा था, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। वे कह रहे हैं
कि यदि मैं काम न करता तो मेरे परिवार का लालन पालन किस प्रकार होता। यह भी सही बात है। उनके परिवार में जो भी सदस्य थे उनके लिए भी पैसों की आवश्यकता रहती थी। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब दे देता कि हाँ बुखार है और मैं भी हूं। कितना अलग जवाब है ना। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब बुखार में होता था तो अच्छी कहानियाँ लिखता था। महान साहित्यकार किपलिंग की बात है कि वो अच्छी तरह से लिखते थे। कब लिखते थे? जब बुखार में होते थे। यानी जीवन में हमें मुसीबतों का सामना भी अच्छी तरह से करना चाहिए, मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसे बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवत मुझे याद है कि अपनी 2 चट्टानें की 2 सबसे बड़ी कविताएं मैंने बुखार में ही लिखी थी। तो यहाँ बुखार में ही उन्होंने साहित्य लिखा है, ऐसा वे कह रहे हैं। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया था कि काम के पीछे बुखार भागे। देखो नया सूत्र दिया था इन्होंने कि काम के पीछे, किसके पीछे? काम के पीछे बुखार भागे। ऐसा हरिवंश राय बच्चन कहते थे कि काम करते जाओ, चिंता मत करो। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले कुछ महीनों से मुझे झकझोर रहा था। हरिवंश राय बच्चन को क्षय की बीमारी हुई थी, टीबी तपेदिक, और कुछ महीनों से उसकी असर होना आरंभ हो गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उसकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। वे कहते हैं कि जिन किताबों की रचना मैंने की है उन किताबों की बिक्री अभी बरोबर व्यवस्थित आरंभ नहीं हुई थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, जुलाई आ गई। देखिए मैंने पहले आपको कहा था ना, उनकी पत्नी जून जुलाई में बीमार हो जाती थी। वह हो गई थी, लेकिन उनकी पत्नी श्यामा ने नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हरिवंश राय बच्चन भी बीमार थे। यदि वह बताती कि मैं भी बीमार हो गई हूँ तो पति की सेवा कौन करता। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर भी जाना होता था। दिन भर स्कूल में पढ़ाना पड़ता। स्कूल में वे पढ़ाते थे। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 से 102 के बीच। कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती गई। कभी धीमी खांसी, दवा, शौकिया दवा बाटू, और एक होम्योपैथिक कर रहा था। हरिवंश राय बच्चन के पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वह एलोपैथी दवा करा सके, उसमें बहुत खर्चा होता है। वह होम्योपैथी दवा करवा रहे थे। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, टीबी हो गई है। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। देखो हरिवंश राय बच्चन को धन की कितनी कमी सहन करनी पड़ रही है। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी कि जब मैंने कहा था श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। किसका बुखार लेने जा रहा हूँ? श्यामा का बुखार लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है? ऐसा हरिवंश राय बच्चन ने सोचा भी सही कि मैं बीमार हूँ इसलिए वह अच्छी है, स्वस्थ है, निरोगी है। ऐसे बहाने तो नहीं बता रही ना, जिसने पिछले कुछ वर्षों से इन महिलाओं में
इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं पाई, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल में यह निश्चय कर दिया था कि उसे मजबूत बन के रहना है, बस कुछ भी हो जाए। श्यामा ने सोच लिया था मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मजबूत बन के रहना होगा, वरना मेरे पति मेरी चिंता करेंगे। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता न था। हरिवंश राय बच्चन किसी को बताते नहीं थे कि मैं बीमार हूँ। देखो, बीमारी का ढिंडोरा पीटना नहीं चाहते थे वे, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जा रहा था। हरिवंश राय बच्चन जो भी कार्य थे वो नियमित रूप से किए ही जा रहे थे। ऐसा नहीं कि बस काम नहीं करना, काम वो किए जा रहे थे। मैं तो सभी थोड़े बहुत कार्य निपटा ही दे रहा था, यानी जो भी थोड़े बहुत कार्य थे, ऐसा नहीं कि उसके घर परिवार में कोई ऐसे कार्य हो जो उसे करने होते थे। उसे अपने लेखन के कार्य करने होते थे, उन्हें अपने स्कूल के कार्य करने होते थे और ट्यूशन के कार्य करने होते थे, वह किए जा रहा था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की। बीके मुखर्जी एक एलोपैथी डॉक्टर थे। उनसे जांच करवाने के लिए श्यामा ने हरिवंश राय बच्चन को कहा। हरिवंश राय बच्चन के पास पैसों की कमी थी, इसलिए टाल मटोल कर दिया। मैं जब तक अपने डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। उसने क्या कहा कि जब तक आप, अर्थात पति को कहा कि आप जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था, यह तो पत्नी का ब्रह्मास्त्र था, मानना ही था, मान भी लिया। डॉक्टर बीके मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। डॉक्टर बीके मुखर्जी ने कहा कि आपको क्षय की बीमारी हो गई है, टीबी हो गया है, तपेदिक हो गया है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। डॉक्टर के नुस्खे कितने खतरनाक होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। विद्यार्थियों, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, जिसमें अंजलि तारक को कड़वे जूस पिलाती है ना, वो जितने खतरनाक है ना उतने नुस्खे डॉक्टर के खतरनाक होते हैं कि किस प्रकार डॉक्टर के नुस्खों को मानना होता है। कुछ दिन चिंता मुक्त होकर मैंने आराम भी किया। क्या इतने ही दिनों के लिए मैं इस धरती पे आया था? हरिवंश राय बच्चन सोचने लगे कि अरे टिकट कटने वाली है, लगता है मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। इस धरती से 9-11 होने के दिन आ गए, क्या करे, अब तो जाना ही होगा। क्या इतने ही दिनों के लिए मैं इस धरती पे आया था? ज़्यादा बीमार हो जाते हैं ना लोग, तो कुछ लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे राम भजो, जय स्वामीनारायण, हो गया पूरा। ऐसा हरिवंश राय बच्चन भी सोचने लग गए कि अब जाऊंगा क्या, क्या इतने ही दिनों के लिए आया था क्या? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट सहने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। अरे मेरे जीवन की मधुशाला तो अभी खुली ही थी, और यह बीमारी, यह घातक बीमारी कहाँ से आ गई? अरे यह तपेदिक कहाँ से हो गया? मेरी तो हो गई पूरी जिंदगी। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? यहाँ हरिवंश राय बच्चन अपनी भविष्यवाणी स्वयं करने लगे थे। सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य ही होगा? अर्थात मैं तो मर जाऊंगा तो श्यामा अकेली रह जाएगी। विद्यार्थी, आपको बताया था मैंने, हुआ इसका उल्टा। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले जीना। एक गाना है, मरने से पहले जीना सीख ले। लेकिन यहाँ हरिवंश राय बच्चन
कठिन लग रहा था कि मरने से पहले जीना कैसे सीखे। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशनें छोड़ दूं, स्कूल में से छुट्टी ले लूं, जो मैंने ले भी ली थी। ज्यादा छुट्टी ले लूं तो बिगड़ तनख्वाह के काम कैसे करूंगा, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकता। ये शालिग्राम कौन आया? विद्यार्थियों, शालिग्राम उनके छोटे भाई थे हरिवंश राय बच्चन के। उनको कम पगार मिलती थी। कल उनकी बदली हो सकती है तो वे एक भी पैसा घर में नहीं भेजेंगे। उनकी सरकारी नौकरी थी और उस समय में सरकारी नौकरी में उतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी जितनी आजकल मिलती है। आजकल तो सरकारी नौकरी करने वाले अपनी मूछें घुमाते रहते हैं, सोचते हैं कि अरे वाह क्या बात है, खूब पैसा मिल रहा है। लेकिन उस समय उतना नहीं, शालिग्राम की बदली भी हो सकती थी। सरकारी नौकरी में क्या ठिकाना, आज अहमदाबाद में नौकरी कर रहे हो, कल सूरत चला जाना पड़े। बाद में वो परिवार में पैसे नहीं भेजेगा और मैं कहीं मर गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी, किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने की नौबत आने वाली है कि कर्ज भी अदा करना पड़ेगा जो हो चुका था। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं बेटे हरिवंश राय, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक असीम सांस लेकर रह गया। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार होने लग गई। श्यामा अब ठीक होने लग गई है। देखो, हरिवंश राय बच्चन के भाई भी चिंता में आ गए कि अरे रे, मेरे बड़े भाई के इलाज के लिए घर बेचना पड़ेगा। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम करने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता थी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। इस पर पत्नी ने कहा, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। तुम्हारे ऊपर कर्ज है, बहुत चिंता कर रहे हो, तुम अपने स्वास्थ्य की चिंता करो, तुम्हारे मरने की। ये जोरदार शब्द कहा, टोना मारा कहते हैं ना, ये टोना मारा, यानी तुम ठीक हो जाओ। मरने के लिए मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, वह मुझे एकदम गलत लगा। और उसके बाद मुझे अपने लिए नहीं, श्यामा के लिए जीने की कीमत का पता चला। 15 दिन के ही इलाज में, कितने दिन के? 15 दिन के इलाज में हरिवंश राय बच्चन का बटुआ खाली हो गया था, पैसे खलास हो गए थे। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को बेच डाले, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था, उसे मैं बेच नहीं सकता, ऐसा हरिवंश राय बच्चन सोचते हैं। और एक दिन हरिवंश राय बच्चन को एक रास्ता भी दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चढ़कर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़कर जाऊंगा। इस संकल्प ने मुझे अंतर्दृष्टि और बल भी दी। और वह कौन सा विचार आया था हरिवंश राय बच्चन को, उस विचार को हम देखेंगे। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आप इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन यह इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है। तो डॉक्टर बीके मुखर्जी ने क्या कहा पता है विद्यार्थियों? उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, लो कर लो बात।
डॉक्टर को ऐसी बात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ने ऐसी बात कही। आजकल के डॉक्टर कैसे हो गए हैं? कल ही मैंने न्यूज पत्र में पढ़ा कि एक डॉक्टर ने एक बच्चे को बेच दिया। कारण क्यों? क्या कारण था? कि उसके माँ बाप हॉस्पिटल का बिल अदा नहीं कर पाए थे। लो कर लो बात। ऐसे व्यक्तियों को तो कारावास में डाल देना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी दे देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना उन्होंने जो कहा कि जाओ मर जाओ, उन शब्दों से मुझे आया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचय कराया था। अब लुई कुने के पानी के इलाज के बारे में बात करेंगे। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर, ठंडा पानी का टब, उसमें बैठकर सिक्त वात लेने का विधान था। क्या लेने का? सिक्त वात लेने का विचार था कि ठंडे पानी का सेक करने का। साथ साथ में कहा था कि एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था, जबकि कूने के इलाज में चिकना खाना बिल्कुल मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर आधारित रहना होता था। किन चीज़ों में? कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने और गेहूं आदि में। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला। क्या कर दिया? फाड़ के फेंक दिया और कूने के अनुसार सिर्फ जब बात आरंभ किया तद अनुसार खुराक आदि। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशनें छोड़ दी। धीरे 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 हरिवंश राय बच्चन ठीक होने लग गए और एक दिन तो ऐसा चमत्कार हुआ कि हरिवंश राय बच्चन बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और जिस दिन वह स्वस्थ हुए और उन्होंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी। कौन चारपाई पर गिरी? श्यामा गिरी। और ऐसी गिरी कि ठीक 216 दिन तक चारपाई पे ही रही। इतनी बीमार हो गई। बहुत सारी रिपोर्टें निकाली। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें तो तपेदिक अर्थात टीबी हो गई है और वह भी बेकाबू हो गई है और इसके लक्षण पहले से आए होंगे, लेकिन श्यामा ने नहीं बताया। किसके लिए नहीं बताया? हरिवंश राय बच्चन के लिए। और धीरे धीरे वह मृत्यु के समीप जाने लग गई और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि मृत्यु ने उसे अपनी गोद में सुला लिया। इस पर हरिवंश राय बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो विद्यार्थियों, यह पाठ मैंने अच्छी तरह से समझाया। पूरे के पूरे पाठ का वांचन के साथ विवेचन किया। मुझे विश्वास है यह विवेचन आपको बहुत उपयोगी साबित होगा। पाठ का स्वाध्याय एवं प्रश्नोत्तर आप पूर्ण रूप से लिखिए। अच्छी तरह से पाठ की तैयारियां कीजिए। मैंने काव्यक्रम साथ सूरदास के पद भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, उसका वीडियो भी आपने देखा होगा। वह काव्य के प्रश्न भी आप अच्छी तरह से लिखिएगा। विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा काव्य था, यह भी महत्वपूर्ण पाठ था। तो बाकी के वीडियो में मैं अन्य पाठ लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय स्वामीनारायण।